हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भाई लोग, इस स्टोरी का प्रीमियम मेंबरशिप भी अवेलेबल है मात्र 199 में 30 एपिसोड डेली। तो जिसको भी एकत्र एपिसोड सुनने हैं वो मेंबरशिप ले सकता है। आज वीडियो आएंगी मेंबरशिप में। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और हाँ, सब लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो आइए आते हैं कहानी की ओर। यही सच है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बातें करते करते वे दोनों शहर के एक सुविधाजनक होटल में पहुंचे। अनाया की पोश कार होटल के ठीक सामने खड़ी थी और चूंकि ध्रुव के पास कार नहीं थी, वह केवल अनाया की कार ही ला सकता था। वह और शीतल कार के पास चले गए। जैसे ही ध्रुव कार का दरवाजा खोलने वाला था, एक थोड़ी जानी पहचानी कार अचानक उसके पास से गुजरी और पार्किंग की जगह के सामने रुक गई। ध्रुव को केवल लगा कि कार जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि कार के मालिक ने ऐसा नहीं सोचा। कार का मालिक और कोई नहीं बल्कि चंदन था, जिसने काफी शराब पी रखी थी और एक युवा मॉडल को होटल में ले जा रहा था। किसे पता था कि जैसे ही वह कार रोकेगा, उसे अपना दुश्मन ध्रुव दिख जाएगा। कहते हैं, जब दुश्मन मिलते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। कार से उतरने के बाद चंदन ने नशे में ध्रुव पर चिल्लाया, ओ एशियन सरनेम वाले कमीने, वहीं रुक जा। अगर वह होश में होता तो चंदन ध्रुव को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पहले ही 2 बार सबक सिखाया जा चुका था और उसने ध्रुव की भयानक लड़ने की ताकत का खुद अनुभव किया था और जानता था कि ध्रुव एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता, इसलिए उसे धमकी देना पूरी तरह से बेकार था। हालांकि वह अभी बहुत ज्यादा पी चुका था। जैसा कि कहा जाता है, शराब आदमी को बहादुर बना देती है। चंदन पहली बार ऐसी हालत में था, वह शराब के कारण अपना आपा खो चुका था। जैसे ही ध्रुव गाड़ी में बैठने वाला था, उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। जब वह मुड़ा तो उसने पाया कि यह चंदन, ये बेवकूफ था। इस बेवकूफ को देखकर ध्रुव को वह दिन याद आ गया जब जीवेश ने दावत रखी थी। ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह चंदन यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। वह इस तरह के व्यक्ति से परेशान नहीं होना चाहता था। उसने चंदन जैसे बहुत से अमीरजादे देखे थे। इस तरह के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता था और वे सोचते थे कि हर कोई उनसे डरता है और वे जो चाहे कर सकते हैं। पहले ही देर हो रही थी। ध्रुव के पास इस बेवकूफ के साथ बर्बाद करने का समय नहीं था। वह जल्द से जल्द वापस जाकर एक अच्छी रात की नींद लेना चाहता था। नतीजतन, हालांकि ध्रुव ने उसकी बातें सुनी, उसने अनसुना करने का नाटक किया और शीतल को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। अबे शन, क्या तू बहरा है? क्या तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुझे बुला रहा हूँ। चंदन ने देखा कि ध्रुव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और कार में बैठकर जाने वाला था, इसलिए उसने तुरंत गाली दी और गुस्से में दौड़ पड़ा। उस जैसे अमीरजादे के लिए नजरअंदाज किया जाना सबसे बड़ा अपमान था। चंदन इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंदन असल में आकर ध्रुव को कार से बाहर खींचना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह गुस्से में दौड़ रहा था, ध्रुव ने पहले ही कार स्टार्ट कर दी थी। केवल एक बूम की आवाज हुई। पोश कार ऐसे उड़ी जैसे उड़ रही हो और एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाली हवा ने चंदन को उल्टी जैसा महसूस कराया। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? मैं तुझे मार डालूंगा। चंदन ने गाली दी। वह मुड़ा और अपनी कार की ओर भागा। चंदन इस समय बहुत गुस्से में था। वह हमेशा से ध्रुव से नफरत करता था, इस हैंडसम लड़के से जो एक भिखारी की तरह पिटता था। पिछली 2 बार जब वह ध्रुव से पिटा था, चंदन को वह अभी भी याद था। हालांकि आज वह फिर से इस कमीने से मिला था। जो बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, वह ये थी कि ध्रुव ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। चंदन ने पहले ही ध्रुव की पृष्ठभूमि का पता लगा लिया था। राजनगर के उच्च वर्ग में अनाया के अलावा कोई और ध्रुव को नहीं जानता था। ध्रुव कोई अमीर बाप की औलाद नहीं था। वह सिर्फ एक गरीब ड्राइवर था।
पिछली बार जब उसने ध्रुव पर घात लगाकर हमला किया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ध्रुव की पृष्ठभूमि क्या है, चंदन को कुछ करने में थोड़ी झिझक थी। अब जब वह जान गया था कि ध्रुव कुछ भी नहीं है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। चंदन ने इस बार खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज रात वह ध्रुव को मार डालेगा, चाहे कोई भी हो। ध्रुव सड़क पर तेजी से अपनी कार चला रहा था। वह आदमी कौन था? शीतल आगे की यात्री सीट पर बैठी और पूछा। एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, कहते हैं कि अमीर है। मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ध्रुव ने लापरवाही से कहा। पिछली बार जब मैं और अनाया जीवेश की पार्टी में गए थे, तो हम उससे मिले थे और वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था, कहता था कि मैं एक सुंदर लड़का हूं जो अपनी शक्ल पर जीता हूं। उसने मेरी प्रतिभा को गंभीर रूप से कम आंका और मैं बहुत नाखुश था, इसलिए बेशक मुझे उसे उसके माता पिता की तरफ से सबक सिखाना पड़ा। अनाया सच में तुम्हारी पत्नी है? शीतल ने पूछा। मैं कल ऑफिस में सीईओ से पूछूंगी। कल सच सामने आ जाएगा। शीतल लापरवाही से अपने फोन के साथ खेलते हुए बोली। अनाया से यह सवाल मत पूछना, यह उसके और मेरे बीच का राज है। अगर उसे पता चला कि मैं कंपनी में ये सब फैला रहा हूं, तो वह निश्चित रूप से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ध्रुव ने कहा, उसने मुझे कंपनी में उससे जुड़ी कोई भी बात कहने की इजाजत नहीं दी है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही कहोगे। डींगे मारना तो मारना ही है। तुम किसी भी तरह की परीक्षा का सामना नहीं कर सकते। यहां तक बात करते हुए शीतल ने अचानक ध्रुव से कहा, चलो मुस्कुराओ, मैं तुम्हारी एक फोटो लेती हूं। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी बेमिसाल खूबसूरती पर नजर मत डालो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं और मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूं। ऐसी शक्ल और ऐसी बेमिसाल खूबसूरती, यह मजाकिया है। अगर कंपनी में वे मक्खियां मुझे हर दिन परेशान नहीं करती, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तस्वीर लेती? शीतल ने अपना फोन निकाला और ध्रुव के साथ लगातार कुछ तस्वीरें लीं। शीतल की बातें सुनकर ध्रुव को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या तुम मुझे फिर से अपनी ढाल बनाने की योजना बना रही हो? बधाई हो, तुमने सही समझा। शीतल ने गर्व से कहा, अगर कोई मुझे परेशान करने आएगा, तो मैं तुम्हारी फोटो लूंगी और उसे बताऊंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। देखते हैं कि वह फिर भी मरने आएगा या नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं। पूर्वाभास सच हो गया था और ध्रुव का सिर चकरा रहा था। उसे वैसे भी अपनी सेक्रेटरी के साथ नजदीकी का कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं था। ध्रुव कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अनाया क्या करेगी। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा कि वह उसे अपने और भी पोज अनलॉक करने दे। इस तरह की चीज ध्रुव कभी नहीं करेगा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया कि मेरी पहले से ही एक पत्नी है? अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या तुम मुझे फिर से नुकसान नहीं पहुंचाओगी? तुम्हें इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी एक पत्नी है और तुम्हारी पत्नी हमारी कंपनी की सीईओ भी है। लेकिन ये तुम्हारा मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? शीतल मुस्कुराते हुए बोली। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि ध्रुव डींगे मार रहा था, इसलिए चाहे वह कितनी भी कोशिश करके समझाए, वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। तुम लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए आसान हूं क्योंकि मेरा स्वभाव अच्छा है और बात करना आसान है? मैं तुम्हें औपचारिक रूप से चेतावनी दूंगा, मैं अब बहुत गुस्से में हूं और परिणाम गंभीर होंगे। ध्रुव ने गुस्से से कहा। ओह, और फिर? शीतल ने उदासीनता से कहा। फिर बेशक मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ध्रुव बस कार रोकने और इस लड़की शीतल को सबक सिखाने वाला था ताकि वह जान सके कि वह कितना शक्तिशाली है। हालांकि जैसे ही उसकी नज़र सामने के शीशे पर पड़ी, उसने एक मर्सिडीज बेंज को उसका पीछा करते हुए देखा। ध्रुव तुरंत बता सकता था कि यह चंदन, उस बेवकूफ की स्पोर्ट्स कार थी। जब उसने जिस गति से वह उसके पास आ रहा था उसे देखा, तो वह जान गया कि चंदन यहां मुसीबत खड़ी करने आया है, और ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथ ड्राइविंग कौशल में प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा है।
जल्दी करो और अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। क्या हुआ? एक बंदा है जो मेरे साथ ड्राइविंग स्किल्स में मुकाबला करना चाहता है। ध्रुव ठंडी हंसी हंसा, एक और बेवकूफ जिसे मरने से डर नहीं लगता, वह अंधा है और मेरे साथ कार गेम खेलने की योजना बना रहा है। और क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं घाट का राजा हूं, उस जमाने में जब मैं कार से खेलता था। वह अभी भी अपनी चड्डी पहन रहा था। क्या तुम पहले वाले अमीरजादे की बात कर रही हो? हाँ, वही है। मुझे लगता है कि तुम दोनों लगभग एक ही उम्र के हो। जब वह पैंट पहन रहा था, तुम ज्यादा से ज्यादा खिलौने वाली कारों से खेल रहे थे और वह एक बहुत छोटी बिल्डिंग ब्लॉक टॉय कार थी। हो सकता है कि तुम उसके जैसे ही खिलौने वाली कारों से खेल रहे हो। छोटी लड़की, ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाने का इरादा रखती हो। बस इंतजार करो, जब मैं इस मंदबुद्धि को लेक्चर दे दूंगा तो तुम्हारी बारी आएगी। ध्रुव ने तिरछी आंखों से शीतल की ओर देखा और कहा, चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। कौन किससे डरता है? ध्रुव के पास इस समय शीतल से बहस करने का समय नहीं था। ये देखकर कि चंदन उसे पकड़ने वाला है, उसने जल्दी से कार की रफ्तार बढ़ा दी। उसके पीछे पीछा कर रहा चंदन, जब उसने देखा कि पोश कार की रफ्तार बढ़ गई है, तो वह जोर से हंसा। बेवकूफ, तू देखता क्यों नहीं कि तेरा बाप कौन सी कार चला रहा है? मेरी कार एक स्पोर्ट्स कार है और फिर भी तेरी पोश मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। चंदन अच्छी तरह जानता था कि वह ध्रुव को हरा नहीं पाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ध्रुव को मारने के कई तरीके थे और उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह ध्रुव को अस्पताल पहुंचाएगा। वूश! चंदन ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया और स्पोर्ट्स कार की गति बढ़ा दी। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया था। सच तो यह है कि चंदन शहर में अपनी स्पोर्ट्स कार की पूरी ताकत भी नहीं दिखा सकता था। सड़क पर इतनी सारी कारें थीं, भले ही वह कार का एक्सीलरेटर सीमा तक दबा दे, वह रफ्तार नहीं बढ़ा सकता था। हालांकि नशे में धुत चंदन एक पागल अवस्था में था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह शहर में है या उपनगरों में। इस समय चंदन के मन में केवल एक ही विचार था, और वह था सामने वाली पोश को हवा में उछाल देना और ध्रुव को कुछ महीनों के लिए अस्पताल में लेटा देना ताकि वह अपने मुंह पर पड़े तमाचे का बदला ले सके। जहां तक अन्य मामलों की बात है, चंदन को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लगता है ये बेवकूफ सच में पागल हो गया है। जब ध्रुव ने चंदन को नजदीक से पीछा करते देखा, तो उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम बैठ सकती हो, छोटी लड़की। घाट का राजा अब अपनी कार शुरू करने वाला है, ड्राइविंग के रोमांच का आनंद लो। न केवल चंदन ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, शीतल ने भी बहुत ज्यादा पी थी। ये सुनकर कि ध्रुव कार रेस करने वाला है, शीतल न केवल डरी नहीं, बल्कि उसके शरीर में छिपे पागल जीन को सक्रिय करने के बाद वह उत्साहित हो गई। अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी करो और अपनी गति बढ़ाओ। तो चलो फ्लाईओवर पर चलते हैं। इस समय फ्लाईओवर पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। यह मेरे और इस बेवकूफ के लिए कार के करतब दिखाने के लिए एकदम सही है। ध्रुव ने सामने एक ऊंचे पुल की ओर एक्सीलरेटर दबाया और उसे चला दिया। चंदन ने नजदीक से पीछा किया। ये देखकर कि ध्रुव पुल पर चढ़ने का इरादा रखता है, उसने अपने होंठ सिकुड़े और ठंडी हंसी हंसा। बेवकूफ, तू मौत को दावत दे रहा है। जब तू यमराज को रिपोर्ट करने जाएगा, तो मुझे दोष मत देना। बस इंतजार कर, एक बार जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुझे अपनी जान की भीख मंगवाऊंगा। इसके साथ ही चंदन ने लगातार एक्सीलरेटर दबाए रखा और पीछा किया। ध्रुव ने गाड़ी को पुल पर चढ़ाया और पीछे पीछे आ रहा चंदन जल्दी ही उसके पास पहुंच गया। चंदन को पास आता देख ध्रुव ने तुरंत कार की रफ्तार बढ़ा दी और दोनों पुल पर सनसनाती कारों से खेलने लगे। असल में इस समय पुल पर भी कारें थीं, लेकिन वे ध्रुव की अच्छी ड्राइविंग स्किल्स का सामना नहीं कर सकीं। उसने अपने ड्राइविंग कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया, बाएं दाएं मुड़ते हुए लगातार कारों के बीच से गुजरता रहा। ध्रुव के ड्राइविंग कौशल की तुलना में पीछे चल रहा चंदन थोड़ा कमजोर था।
उसके ड्राइविंग कौशल ध्रुव की शान और सुंदरता के बराबर भी नहीं थे। जब कोई कार नहीं थी, उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। चंदन ने कार की रफ्तार बढ़ाई और जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, मेरे साथ खेल, देख तेरा दादा इस बार तेरे साथ कैसे खेलता है। वह पहले ही देख सकता था कि ध्रुव अपनी पोश को लगभग 90% की गति से चला रहा था। हालांकि ध्रुव ने अभी अभी गाड़ी का इस्तेमाल करके उनके बीच की दूरी बढ़ा दी थी, लेकिन पुल पर अब और गाड़ियां नहीं थीं, इसलिए ध्रुव की पोश का कोई और फायदा नहीं था, जिसका मतलब था कि ध्रुव का काम तमाम हो गया था। ये सोचकर कि वह अपने दुश्मन का सिर कलम कर सकता है, चंदन बेहद उत्साहित हो गया। उसने तुरंत कार की गति बढ़ाई और ध्रुव की कार का पीछा किया। जैसे जैसे दोनों कारें नजदीक आती गईं, चंदन ने अनजाने में एक कुटिल मुस्कान दिखाई। उसे पोश कार को बेरहमी से गिराना था। जैसे ही वह पकड़ने वाला था, ध्रुव ने अचानक कार की गति बढ़ा दी और दोनों के बीच की दूरी तुरंत बढ़ गई। ये क्या बकवास है। पकी हुई बत्तख को उड़ते देख चंदन गुस्से से चिल्लाया और फिर से गाड़ी उठाए। इस बार वह किसी भी कीमत पर ध्रुव को पकड़ने के लिए दृढ़ था। जब दोनों कारें फिर से एक दूसरे के करीब आईं, तो चंदन को पहले ही महसूस हो गया था कि वह सामने वाली कार से टकरा गया है। जैसे ही वह पोश कार के पलटने के दृश्य की कल्पना कर रहा था, उसने अचानक पोश को अपने सामने बाईं ओर मुड़ते देखा। चंदन के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने लगभग सहज रूप से स्टीयरिंग व्हील को घुमाया ताकि वह भी उसका पीछा कर सके। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी, गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, स्पोर्ट्स कार पुल के गार्डरेल से टकरा गई थी, और कहा जा सकता है कि चंदन ने इस बार खुद को पूरी तरह से आजाद कर दिया था। शीतल ने चंदन की ओवरन रनर को फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराते देखा। वह हक्की बक्की रह गई, क्या वह ठीक होगा? चिंता मत करो, ये बेवकूफ मरेगा नहीं। अगर अच्छे लोगों का लंबे समय तक दुर्भाग्य नहीं होता, तो वह उस तरह का इंसान है जो 1000 साल तक नुकसान पहुंचाएगा। ध्रुव ने बेपरवाही से कहा, उसकी वह कार एक स्पोर्ट्स कार है, भले ही कार बर्बाद हो जाए, वह मरेगा नहीं, ये स्पोर्ट्स कार का डिजाइन है। हालांकि मैं चाहता हूं कि वह बस सीधे मर जाए। ये सोचकर कि चंदन कैसे बार बार उसके साथ परेशानी खड़ी करता रहा, ध्रुव को अब उसकी जान की परवाह करने का मन नहीं था। ध्रुव ने कार का एक्सीलरेटर दबाया और तुरंत उसे फ्लाईओवर से नीचे ले गया। केवल चंदन की कार, जिसका शरीर टुकड़ों में टूट गया था, फ्लाईओवर पर रह गई। पोश कार फ्लाईओवर से बाहर निकल गई, लेकिन शीतल अभी भी ड्राइविंग के रोमांच में डूबी हुई थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ध्रुव, तुम अभी बहुत कूल थे, चलो फिर से करते हैं। अत्यंत उत्साहित शीतल अभी भी चरम उत्साह की भावना का अनुभव करना चाहती थी। तुम जीना नहीं चाहती? मैं अभी मरना नहीं चाहता। बकवास बंद करो और मैं तुम्हें वापस भेजता हूं। अभी बहुत रोमांचक था, शीतल ने कहा। यह बिल्कुल स्पीड एंड पैशन फिल्म जैसा था। ये वास्तव में काफी रोमांचक है, लेकिन उस बेवकूफ लड़के के बारे में सोचो। उड़ना बेहद खतरनाक है और अपनी जान गंवाना बहुत आसान है। अचानक ध्रुव को लगा कि उसकी जेब में फोन वाइब्रेट करने लगा है। उसने सड़क के किनारे कार खड़ी की, अपना फोन निकाला और उसे खोला। क्या देख रहे हो? ध्रुव को कार रोककर बिना कुछ कहे अपने फोन को घूरते देख शीतल ने अपना सिर बाहर निकाला और ध्रुव के साथ देखना चाहा। प्रोफेसर विश्वास राव की दिलचस्प तस्वीरें देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि हम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए, भूल जाओ। कानून के अनुसार मुझे केवल शारीरिक चोट लगी है। ध्रुव ने फिर अपना फोन शीतल को दिया और कहा, तुम्हें भी प्रोफेसर राव के वीर रूप का आनंद लेना चाहिए। शीतल ने ध्रुव का फोन लिया और जब उसने उस पर तस्वीर देखी तो वह तुरंत चौंक गई। कैसा लगा? डर गई। शीतल के चौंके हुए भाव को देखकर ध्रुव हंसा और पूछा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तस्वीरें इतनी धमाकेदार ली जाएंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या विश्वास राव कल सुबह उठकर सीधे हम दोनों को मार डालेगा। अच्छा है, ये बहुत रोमांचक है, बहुत रोमांचक। शीतल ने अचानक अतिरंजित तरीके से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा।
उसके दिल में उसके बारे में जो धारणा थी वह पूरी तरह से उलट गई थी। वह सच में शीतल, एक लड़की को बताना चाहता था, इतनी स्वादिष्ट तस्वीर देखकर क्या इतना उत्साहित होना सच में ठीक है। ऐसी घिनौनी तस्वीर अगर इस बुरे बदमाश विश्वासराव को सबक सिखाने के लिए नहीं होती तो मैं इसे नहीं लेता। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो और मुझे भेज दो। भूल जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर दूंगी। इसके साथ ही शीतल ने ध्रुव का फोन लिया और उसे ऑपरेट करने लगी। ठीक है, मैं बस कह रहा था, तुमने इसे सच में ले लिया। ध्रुव ने शीतल के हाथों से अपना फोन छीन लिया। जब शीतल ने देखा कि उसका फोन छीन लिया गया है तो उसने उसे वापस छीनने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह ध्रुव की ओर झुकी और उस पर झपटी, ध्रुव के हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उनकी नजरें उस पल में मिलीं। शीतल ने आज रात बहुत शराब पी थी और शराब अभी भी नहीं उतरी थी। अगर यह सामान्य होता तो वह ऐसा नहीं करती, लेकिन अब यह अलग था। जब उसकी आंखें ध्रुव की नजरों से मिली तो उसने अपने दिल में एक आवेग महसूस किया। इस भावना के आने से शीतल थोड़ी घबरा गई। ध्रुव का हाथ शीतल के कंधों पर लिपटा हुआ था। बस थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करने से शीतल का सिर पहले ही उसके करीब आ गया था। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर सांस महसूस कर सकते थे। कार की खामोशी में वे एक दूसरे के दिल की धड़कन भी सुन सकते थे। शीतल के गुलाबी होठों को अपने सामने झूलते देख उस पल ध्रुव और ज्यादा सब्र नहीं कर सका। उसने अचानक शीतल को गले लगाया और सीधे अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। ठीक वैसे ही उन दोनों के होंठ कसकर छू रहे थे। इस समय शीतल का दिमाग खाली था। उसके लिए उससे प्यार में कोई अनुभव नहीं था और कोई किसिंग स्किल भी नहीं थी। उसका पहला किस अभी अभी ध्रुव ने छीन लिया था। जब ध्रुव के होंठ उसके होठों से छुए तो शीतल ने महसूस किया कि उसके दिल में एक खरगोश फुदक रहा है और उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही है। उसने और कुछ नहीं सोचा, वो बस समय को इसी पल में जमा देना चाहती थी। अचानक उसने किसी को खिड़की पर दस्तक देते हुए सुना। ठक ठक धत, ये बहुत ही निराशाजनक है। ध्रुव ने मन ही मन गाली दी। वह बस एक कदम आगे बढ़ने वाला था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि किसी ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी। उसके दिल में गुस्सा तुरंत भड़क उठा। ध्रुव और शीतल जल्दी से अलग हो गए और बैठ गए। जब ध्रुव अचानक मुड़ा, इस साथी को डांटने का इरादा रखते हुए जिसने उनके अंतरंग संबंधों को बिगाड़ने की हिम्मत की। अगर उसका रवैया अच्छा नहीं होता तो वह उसे बेरहमी से पीटता। इस तरह इस अंधे साथी को ये पता नहीं चलता कि दूसरों को परेशान करने पर बिजली गिरती है। जब उसने खिड़की पर दस्तक देने वाले व्यक्ति को साफ साफ देखा तो ध्रुव दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी योजनाओं को बिगाड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में एक पुलिस अधिकारी था, और वह भी एक सुंदर महिला पुलिसकर्मी। ध्रुव हमेशा सुंदरियों के प्रति बहुत सहिष्णु था। उसने अपने दिल में गुस्से को दबाया और खिड़की नीचे की। अफसर, क्या बात है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर पुलिस अधिकारी ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा। ओह, आप जानती हैं, मैंने अपनी कार यहाँ एक कॉल लेने के लिए पार्क की थी। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अफसर। ध्रुव हंसा और कहा, तुम्हें कोई समस्या है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे हो। चलो बस नियमों का पालन करते हैं, कृपया अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हालांकि उसका रवैया बुरा नहीं था, ध्रुव बता सकता था कि यह लड़की निश्चित रूप से बहुत अच्छे मूड में नहीं थी। अन्यथा एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने बुनियादी शिष्टाचार को नहीं भूलती, भले ही सलाम जैसी चीज केवल एक सतही औपचारिकता हो। इसके अलावा यहाँ के निवासियों की चेतना एक साधारण शहर की तुलना में बहुत आगे थी। अगर उनकी शिकायत की जाती तो यह एक छोटी सी बात होती, लेकिन अगर इसे एक खबर के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो सब कुछ जनता के लिए एक गर्म विषय बन जाता। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह एक सामान्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी होती तो उसका लहजा इतना कठोर नहीं होता, जैसे कि पूरी दुनिया ने उससे लाखों का कर्ज लिया हो।
ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि गुस्से की स्थिति में महिलाओं से उलझना मुश्किल होता है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसे सौंप दिया। उसी समय वह उस महिला को देख रहा था जिसने उसे सभी प्रकार की सुंदर महिलाओं को देखने के बावजूद अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया था। सॉफ्ट व्हाइट स्किन वाली व्हाइट कॉलर वाली महिलाओं के विपरीत, जो थोड़ी स्वस्थ होती हैं। इस पुलिस वाली ने एक स्वस्थ सुंदरता की भावना दी जो धूप से भरी हुई थी। गेहूं के रंग की त्वचा के साथ जो जैड की तरह चिकनी थी और जरा भी खुरदरी नहीं थी, उसके कोमल और उत्तम शरीर के अलावा ध्रुव की आंखों ने एक बार देखने के बाद वह मूल रूप से यह निर्धारित कर सकता था कि उसके शरीर पर कोई अतिरिक्त मांस नहीं था। खासकर गर्दन के नीचे की जोड़ी, वर्दी के नीचे पूरी तरह से खड़ी कल्पना को जगा रही थी। कार से उतरो और जांच कराओ, ये तुम्हें बंद करने के लिए काफी है। जब जिया ने ध्रुव का रूप देखा तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। उसका मूल रूप से बदसूरत चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ध्रुव जानता था कि सुंदर लड़कियों का स्वभाव आमतौर पर खराब होता है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने ये सुंदर महिला वास्तव में इतनी चिड़चिड़ी होगी कि वह बिना कुछ कहे किसी को पकड़ लेगी। जिया मूल रूप से क्रिमिनल पुलिस दस्ते की सदस्य थी। 1 महीने पहले जब उसने कई संगीन अपराधों के एक अपराधी को पकड़ा तो उसने उसकी 3 पसलियां तोड़ दी और उसके अपराध के औजार भी तोड़ दिए। सार्वजनिक दबाव के कारण उसे लगभग 1 महीने की छुट्टी दी गई और फिर उसे ट्रैफिक पुलिस में डाल दिया गया। हालांकि उसे इस मामले के लिए दंडित किया गया था, जिया को अपने कार्यों के प्रति जरा भी पछतावा नहीं हुआ। अगर उसे दोहराना पड़ता तो वह फिर भी वही विकल्प चुनती। हालांकि पछतावा न करने का मतलब यह नहीं था कि जिया का मूड अच्छा होगा, इसलिए जब ध्रुव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो वह पहले ही जिया का गुस्सा निकालने का निशाना बनने के लिए नियत हो चुका था। अफसर, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना? पहले ही आधी रात हो चुकी है, क्या हम अभी भी घर जाकर सोने की जल्दी में हैं? बस इसे आसान बनाए। पहले ही आधी रात हो चुकी थी। ध्रुव मुसीबत नहीं चाहता था और नशे में गाड़ी चलाने का अपराध छोटा नहीं था, वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था। बकवास बंद करो, जल्दी करो और जांच के लिए कार से बाहर निकलो। जब वह खराब मूड में थी और आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसे गोली मारना चाहता था, तो जिया उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ध्रुव आज्ञाकारी रूप से कार से बाहर निकल गया। असल में ध्रुव भी अपने दिल में बहुत नाखुश था। उसने आज सभी तरह की बुरी चीजों का सामना किया था। पहले यह विश्वासराव, कपड़ों में जानवर, और फिर यह चंदन, अमीर बाप की औलाद। इस मनहूस दिन ऐसा लगा जैसे कैलेंडर देखने के लिए बाहर गया हो। अफसर, मैं साबित कर सकती हूं कि वह नशे में नहीं है। जिया के दबंग रवैये का सामना करते हुए गाड़ी पर बैठी शीतल और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह भी ध्रुव के पीछे कार से बाहर निकली और जिया से नाखुशी से कहा, तुम? जिया की आंखें शीतल के चेहरे पर घूमी, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम गवाही दे सकती हो। मैं उसकी सहकर्मी हूँ। हमने अभी अभी रात का खाना खत्म किया है और अब वह मुझे घर ले जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर वह नशे में होता तो मैं उसकी कार में बैठने की हिम्मत करती? शीतल ने न्यायसंगत तरीके से कहा, तो तुम एक ही तरफ हो। चूंकि तुम सहकर्मी हो, बेशक तुम उसे बचाओगी। जिया ने ठंडे चेहरे से कहा, और कुछ मत कहो, वह नशे में है या नहीं, हम इसे जांचने के बाद जान जाएंगे। ये कहते हुए जिया मुड़ी और अपनी मोटरबाइक से अल्कोहल डिटेक्टर निकाला और ध्रुव से उस पर जांच करने के लिए कहा, क्या मैं आपसे सहयोग करने का अनुरोध कर सकती हूँ? डिटेक्टर पर फूंक मारें और जब परीक्षण के परिणाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप नशे में हैं या नहीं। ध्रुव के शरीर से शराब की गंध सूंघकर जिया को यकीन था कि वह बिना जांच के ही नशे में है। अभी वह ध्रुव का परीक्षण करना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रक्रिया का पालन करना था ताकि ध्रुव उसकी समस्या का पता न लगा सके। पहले मुझे एक फोन करने दो। जिया को इतना निस्वार्थ देखकर वो उसके खिलाफ जाना चाहती थी, चाहे वह कुछ भी कहे, सुलह की कोई संभावना नहीं थी।
ध्रुव केवल अनाया को फोन करके मदद मांग सकता था, क्योंकि भारत के सड़क यातायात सुरक्षा कानून के अनुसार नशे में मोटर वाहन चलाने वालों को लोक सुरक्षा अंग के यातायात प्रशासन विभाग द्वारा होश में आने तक रोका जाएगा, मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार आपराधिक जिम्मेदारी की जांच की जाएगी। 5 साल के भीतर फिर से मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाएगा। ध्रुव नहीं चाहता था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाए, और न ही वह 1-2 साल जेल में रहना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, स्काई ग्रुप अभी भी दुनिया के शीर्ष 500 उद्यमों में से एक था। ध्रुव का मानना था कि अनाया सीईओ के आने से राजनगर शहर से संबंधित विभाग अभी भी उसे सम्मान देगा। जरूर, आगे बढ़ो और उसे बुलाओ, जिया ने तिरस्कार से कहा। उसने बहुत से ऐसे लोगों को देखा था जो अपने संबंधों में मदद के लिए किसी को ढूंढने जाते थे और वह इसकी आदी हो चुकी थी। हाँ, वह एक दिखावा करने वाला था। पहले ही आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ध्रुव अभी भी सुंदरियों के साथ सड़क पर पोस्टकार रोक रहा था। जिया के लिए उसे गलत समझना मुश्किल नहीं था। हालांकि जिया ने पहले ही मन बना लिया था, चाहे ध्रुव किसी भी बड़े चरित्र के लिए पूछे, वह कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करेगी और ध्रुव जैसे किसी व्यक्ति को एक गहरा सबक सिखाएगी जो सामाजिक परिवहन के नियमों को तोड़ता है। अगर ध्रुव जानता कि इस सुंदर पुलिस अधिकारी ने पहले ही उसे एक दिखावा करने वाले और रेशमी पैंट वाले के रूप में मान लिया है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करके दूसरों को धमकाता है और समाज के नियमों का जरा भी सम्मान नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से महसूस करता कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है। हालांकि उसने 2 या 3 बोतल बियर पी थी, लेकिन वह अब बहुत स्पष्ट दिमाग का था, इसलिए गाड़ी चलाना कोई समस्या नहीं थी। जहां तक जिया ने उसे उपाधि दी थी, वह और भी हंसने वाली थी। उन नालायकों के प्रति जो अपनी शक्ति पर भरोसा करके दूसरों को धमकाते थे, वह और जिया उनसे उतनी ही नफरत करते थे। हालांकि ध्रुव नहीं जानता था कि जिया क्या सोच रही थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने अनाया को जो कुछ भी हुआ था वह सब बताया और फिर अनाया की व्यवस्था की प्रतीक्षा करने लगा। बेशक ध्रुव कभी नहीं कहेगा कि उसे ट्रैफिक पुलिस ने तब पकड़ा जब गाड़ी शीतल के साथ हिलने वाली थी। उसने उसे केवल विश्वास राव और चंदन के बारे में बताया। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर अपना फोन जिया को दिया। मेरे बॉस को तुमसे कुछ कहना है। जिया ने फोन लिया, विचारपूर्वक ध्रुव को देखा और फिर कहा, मैं राजनगर शहर ट्रैफिक पुलिस से जिया हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? अनाया, तुम कहती हो कि तुम स्काई ग्रुप से अनाया हो। मुझे तुम्हारे वापस आने के बारे में कैसे पता नहीं चला? यहाँ तक बात करते करते जिया ने ध्रुव और शीतल की ओर देखा जो किनारे खड़े थे। फिर उसने ध्रुव का फोन लिया और किनारे चली गई। उसके व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव और शीतल उनकी बातचीत सुने। जिया के जाने के बाद ध्रुव और शीतल एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद शीतल ने अपने आप से कहा, देखने से तो लगता है कि वह हमारी सीईओ को जानती है। उसने अभी जो कहा उससे तो लगता है कि वह उसे लंबे समय से जानती होगी। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, हम इस आपदा से बच गए, शीतल ने खुशी से कहा। ध्रुव हंसा और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह अनाया और सुंदर पुलिस वाली के बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा रहा था। 10-1 मिनट बाद जिया ने कॉल प्राप्त करना समाप्त कर दिया। वह चली गई और फोन ध्रुव को सौंप दिया। उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, इस बार अनाया के तुम्हारे लिए दया की भीख मांगने के कारण मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ध्रुव ने फोन लिया और हंसा, ये देखकर कि तुम इतनी मिलनसार हो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं। ध्रुव ने उनके सामने पुल की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस पुल को देख रही हो? मुझे अभी पता चला कि वहां लोग गाड़ी चला रहे हैं। अगर तुम अभी वहां जाओगी तो शायद तुम उनसे मिल सकती हो। असल में ध्रुव का इरादा पुल पर कार रेस के बारे में जिया को बताने में अच्छा नहीं था।
वह जिया की तलवार उधार लेकर चंदन इस बेवकूफ को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंदन एक मक्खी की तरह था जो बार बार उसके साथ परेशानी ढूंढने की कोशिश करता था। अब जब उसे चंदन के साथ परेशानी ढूंढने का मौका मिला तो बेशक ध्रुव को इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करना था। हालांकि चंदन के पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ ये छोटी सी परेशानी उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ये कम से कम उसे परेशान तो करेगी। जिया ने फिर से ध्रुव को देखा। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि ध्रुव और उसके बीच का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना अनाया ने कहा था। शायद अनाया को यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने शुरू से ही अनजाने में ध्रुव के लिए चिंतित होना शुरू कर दिया था। आइस स्नो गॉडेस ने कब से एक आदमी की परवाह की, यह एक दुर्लभ घटना थी। अनाया को इतने सालों से जानने के बाद जिया ने पहली बार ऐसा देखा था। ध्रुव के बोलने के बाद उसने जिया के जवाब का इंतजार नहीं किया और शीतल को खींचकर ले गया। हालांकि जिया सुंदर थी, लेकिन उसके लाखों का कर्जदार होने के भाव ने लोगों को उसके करीब आना मुश्किल बना दिया था। ध्रुव को लगा कि ऐसी महिला से दूर रहना ही बेहतर है। दोनों के चले जाने के बाद जिया मुड़ी और अपनी मोटरबाइक पर पुल की ओर बढ़ी। इस तरह के चिड़चिड़े ट्रैफिक पुलिस के साथ कोई कल्पना कर सकता है कि चंदन का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। ध्रुव को आश्चर्य हुआ। स्काई ग्रुप में सीईओ की सेक्रेटरी शीतल शहर के अंदर के गांव में रह रही थी। शहर के अंदर के गांव का एक और नाम भी था जो कि आम लोगों का ठिकाना था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे सरकार भूल गई थी। नई सदी की शुरुआत से राजनगर शहर का ध्यान शहर के पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया है। शहर के पश्चिम का आर्थिक विकास रुक गया है। वहां कोई विध्वंस नहीं है, कोई उद्यम नहीं है और ज्यादातर घिसे पिटे 2-3 मंजिला इमारतों को काम करने के लिए आए लोगों को किराए पर दे दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि राजनगर शहर का एक बड़ा हिस्सा कम आय वाले लोगों का इस क्षेत्र में इकट्ठा हो गया था और यह जगह गंदी, अव्यवस्थित और गरीब का पर्याय बन गई थी। दोनों के कार से उतरने के बाद शीतल ने अचानक ध्रुव को गले लगा लिया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसे चूमा और फिर जल्दी से ध्रुव को धक्का देकर बाहर भाग गई। ये तुम्हारे लिए है। मैं घर आ गई हूं और देर हो रही है। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। तुम्हें कल भी काम करना है। इस बिंदु पर बात करते हुए शीतल हंसने लगी। ध्रुव के लिए चाहे वह काम पर जाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह हर दिन ऑफिस आता था तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। वह पूरे दिन ऑफिस में रहता, काम से छूटने का इंतजार करता। जिस जगह उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी वह एक अंधेरी, समान व्यक्ति के मुंह पर थी। ध्रुव ने अपने होठों को छुआ जिन्हें शीतल ने दबाया था, अंधेरी गली को देखा और चिंता से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भेज दूं? शीतल ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी से वापस जाकर आराम करना चाहिए। ओह हाँ, जब तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओ तो मुझे एक संदेश भेजना याद रखना। ठीक है फिर, बस सावधान रहना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। ध्रुव ने जबरदस्ती नहीं की और सिर हिलाया। जब शीतल गली में चली गई तो वह भी मुड़ा और कार में बैठ गया। बूढ़े आदमी, जल्दी करो और अपनी बेटी को फोन करो। अगर वह 5 मिनट के भीतर नहीं आई तो मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। एक जर्जर आवासीय इमारत के सामने 7-8 आदमी जो ठीक लोग नहीं लग रहे थे, एक साथ जमा थे। बीच में 40 या 50 की उम्र का एक अधेड़ आदमी जमीन पर औंधा लेटा हुआ था। लॉन्ग भाई, आप सभी अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं और आप अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे विश्वास है कि आप भी जानते हैं कि आप सभी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे भीख मांगता हूं, कृपया मेरी बेटी पर हमला करने के बारे में मत सोचो। अधेड़ आदमी को बुरी तरह पीटा गया था और वह आंसू और बहती नाक के साथ भीख मांग रहा था। सुकुमार नाथ, चूंकि तुम मुझसे तर्क करना चाहते हो, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूं। मेरे पास वैसे भी काफी समय है। बेशक मैं समझता हूं कि यह परिवार से भी बदतर है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह सही है कि हम अपने कर्ज चुकाएं। मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूं।
अगर तुम अकेले काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम हमारे बकाए 5 लाख चुका देते हो हम बिना एक शब्द कहे चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? लॉन्ग नामक आदमी नीचे झुका और उसके चेहरे पर थपथपाया। ये लॉन्ग भाई नहीं है, ये 5 लाख कैसे हो गया? क्या ये पिछले महीने भी 4 लाख नहीं था? महीना 1/3 भी नहीं बीता था और ब्याज पहले ही 1 लाख बढ़ गया था। इस बार सुकुमार नाथ जो कुचला हुआ था, चिंतित था, उसने उठने के लिए संघर्ष किया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। अपनी थोड़ी सी ताकत से उसके लिए बचना असंभव था। मैंने कहा था कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन तुम अभी भी नाखुश हो। तुम्हें नहीं पता कि पैसे उधार लेने पर ब्याज लगता है। अगर तुम अभी पैसे वापस नहीं करते हो तो कुछ दिनों के बाद ये 500,000 जितना आसान नहीं होगा। लॉन्ग भाई ने सुकुमार नाथ के संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया। उसके इतने सारे आदमी सुकुमार नाथ को पकड़े हुए थे। अगर वह अभी भी सुकुमार नाथ को जाने देना चाहता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। जब तक तुम्हारी बेटी मेरे पीछे आती है तुम मेरे ससुर होगे। न केवल मैं 500,000 डॉलर वापस नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें अपना सम्मान भी दिखाऊंगा और वादा करूंगा कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाना दूंगा। तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? लॉन्ग भाई ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पीछे जाने दूं तो मेरा सिर पानी से भर जाएगा। तुम एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र भी नहीं हो और तुम केवल लड़ना और मारना जानते हो। कौन जानता है, तुम शायद एक दिन अंदर जाकर मूंगफली खाओगे। सुकुमार नाथ ने अपने मन में गाली दी। वह पहले ही जानता था कि इन लोगों ने उसके लिए एक जाल बिछाया था और उनका निशाना उसकी अपनी बेटी थी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसे जुआ खेलना पसंद था तो वे उसका फायदा नहीं उठाते। उसकी बेटी शीतल उसका गर्व और आशा थी। वह बचपन से पढ़ रही थी और स्कूल में सभी प्रकार के पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्राप्त की थीं। विश्वविद्यालय से स्नातक होने और दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक स्काई ग्रुप में प्रवेश करने के बाद वह अब सीईओ की सचिव के रूप में काम कर रहा था। सुकुमार नाथ ने चुपके से मन बना लिया। अगर लॉन्ग भाई शीतल को नुकसान पहुंचाता तो वह लॉन्ग भाई से लड़ता। मूल रूप से शीतल इस देर से घर नहीं आती थी, उसे कुछ आपत्तियां थीं। अब सुकुमार नाथ केवल यह आशा कर सकता था कि शीतल आज रात घर नहीं आएगी। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे पास अभी केवल 2 विकल्प हैं। एक है तुरंत पैसे वापस करना और दूसरा है अपनी बेटी को मेरे पीछे आने देना। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट का समय दूंगा। अगर तुम 1 मिनट में मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं देते तो मैं आज तुम्हारा हाथ लेकर उसे कुत्तों को खिला दूंगा। लॉन्ग भाई हंसा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूं। जब शीतल अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता को कुचला गया था। एक पागल शेरनी की तरह वह आगे बढ़ी और इन लोगों को धक्का देकर हटा दिया। शीतल को देखकर लॉन्ग भाई की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को एक सार्थक नजर दी, उन्हें सुकुमार नाथ को छोड़ने के लिए कहा। पापा, आप ठीक हैं? शीतल ने सुकुमार नाथ को सहारा दिया और चिंता से पूछा, अरे तुम ऐसे ही क्यों वापस आ गईं? ये सब अच्छे लोग नहीं हैं। रुको जब तक मैं उन्हें रोकूं, जल्दी करो और भागो। मेरी चिंता मत करो। सुकुमार नाथ ने अपने शरीर में दर्द को नजरअंदाज किया और शीतल के कान में फुसफुसाया। शीतल को देखकर और अपने खुश दिल और लॉन्ग भाई के बीच का अंतर देखकर सुकुमार नाथ गर्म तवे पर चींटी की तरह हद से ज्यादा बेचैन हो गया। पापा, चिंता मत करो। यह एक कानूनी समाज है, वे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेंगे। शीतल ने सुकुमार नाथ के शरीर से धूल झाड़ी और उसे सांत्वना दी। ये देखकर कि उसकी अपनी बेटी इतनी भोली है, सुकुमार नाथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी शीतल फिर बोली, पापा मुझे बताओ क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा? शीतल, पापा ने तुम्हें निराश किया है। अपनी बेटी को यह सवाल पूछते सुनकर सुकुमार नाथ ने अपना सिर झुका लिया। शीतल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई।
उसने शीतल को इस मामले के पीछे की सच्चाई बताने की भी हिम्मत नहीं की। तुम ही शीतल हो? लोन भाई ने शीतल को देखा और एक घूंट लार निगल ली। माफ करना, मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 महीने पहले तुम मेरे कसीनो में 300,000 रुपये हार गए थे। अब ब्याज के साथ उस पर कुल 500,000 रुपये का कर्ज है। जब तुम आ ही गई हो तो जल्दी करो और उसे पैसे चुकाने में मदद करो। पापा, क्या ये सच है? शीतल ने पूछा। हालांकि वह जानती थी कि सुकुमार नाथ एक जुआरी था, शीतल ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कांड कर देगा। 3 लाख रुपये उसकी लगभग 2 साल की तनख्वाह के बराबर थे। सुकुमार नाथ ने शर्म से सिर हिलाया, उसने अपना सिर झुका लिया और शीतल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। शीतल तुरंत समझ गई और अपने दिल में एक आह भरी, लेकिन वह जानती थी कि अब सुकुमार नाथ को दोष देने का समय नहीं है, इसलिए अभी सबसे जरूरी बात अपने सामने के मामले को निपटाना था। ये सोचकर उसने सुकुमार नाथ को अपने पीछे खींचा और लोन भाई की ओर देखने के लिए मुड़ी। तुम्हारा कसीनो एक अवैध कसीनो है, ये गैरकानूनी है। लेकिन मैं बात करने में मुश्किल इंसान नहीं हूँ। मैंने अपने पापा का 3 लाख रुपये का दांव चुकाने में मदद की है, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। इसके अलावा तुम्हें मुझे कुछ और दिनों की मोहलत देनी होगी। सिर्फ 3 लाख? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ और दिन दूं? लड़की, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मजाक ऐसे नहीं किया जाता। लोन भाई ने शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक शब्द में, मैं आज पूरे 500,000 रुपये लूंगा। एक पैसा भी कम नहीं। बेशक तुम अभी भुगतान न करने का विकल्प चुन सकती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे पिता का हाथ लेने दो। लोन भाई के इस जाल को बिछाने का मकसद शीतल को पाना था, और अब जब बत्तख नशे में होने वाली थी, तो वह शीतल को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। लोन भाई की धमकी का सामना करते हुए शीतल उदासीन रही। उसने भावहीन होकर कहा, लोन भाई, खरगोश भी जब परेशान होते हैं तो काट लेते हैं, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। तुमने जो काम किए हैं वे ऐसे थे जो पहली बार में सूरज नहीं देख सकते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं कुछ लोगों को भी जानती थी। वे मेरे सीनियर थे जीवन के सभी क्षेत्रों में। अगर यह हाथ से निकल गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती, है ना? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? लोन भाई जानता था कि शीतल ने राजनगर विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, और राजनगर शहर के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में समाज के कई अभिजात वर्ग थे जो राजनगर विश्वविद्यालय से स्नातक हुए थे। देश के कुछ नेता भी राजनगर विश्वविद्यालय से स्नातक हुए थे। शीतल ने कहा कि वह स्कूल में कुछ लोगों को जानती थी। लोन भाई ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। ये लड़की इतनी सुंदर थी, कौन जानता था कि वह कितने अमीर और शक्तिशाली लोगों को जानती होगी। जैसा कि शीतल ने कहा था, वह जो कर रहा था वह उजागर नहीं होना था, क्योंकि ये चीजें कानून की सीमाओं के आसपास ग्रे जोन में की जाती थीं। एक बार जब चीजें हाथ से निकल जाती तो उसके पास अपना सामान पैक करके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लोन भाई को अचानक एहसास हुआ कि वह थोड़ी दुविधा में है। अगर वह निराश होकर वापस चला गया तो वह भविष्य में भाईगिरी की दुनिया में कैसे टिक पाएगा। लेकिन वह अभी वापस नहीं जा सकता, और वह पिता और बेटी की जोड़ी का कुछ नहीं कर सकता। धमकी नहीं, बल्कि एक तथ्य है। बेशक मैं तुम सबको यहाँ व्यर्थ में आने नहीं दूंगी। मेरे पास यहाँ 10,000 रुपये हैं, तुम लोग इसे ले सकते हो और पहले कुछ रात का खाना खा सकते हो। ये देखकर कि लोन भाई अभी भी हिचकिचा रहा था, शीतल ने आग में घी डाला और आसानी से लोन भाई को एक रास्ता दे दिया। कोई जरूरत नहीं, जब तुम लोग मुझे वापस भुगतान नहीं कर सकते और फिर भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पिताजी का हाथ ले जाऊं, तो केवल एक ही रास्ता बचा है। लोन भाई ने शीतल को देखा और एक एक शब्द करके कहा, ये रास्ता सही है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ये कर्ज चुक जाएगा। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं होने दूंगा।
लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद लॉन्ग भाई ने आखिरकार जुआ खेलने का फैसला किया। इतनी सुंदर और बुद्धिमान महिला का सामना करते हुए वह हार मानने को तैयार नहीं था। दिन में सपने देखना बंद करो। सुकुमार नाथ, जो शीतल के पीछे छिपा हुआ था, लॉन्ग भाई के बेशर्म शब्दों को सुनकर अचानक उसके सामने आ गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते वह शीतल पर चिल्लाया, शीतल जल्दी भागो, मेरी चिंता मत करो। एक पल पहले सभी का ध्यान शीतल पर था, वे उससे भूल गए थे। अब जब सुकुमार नाथ अचानक भड़क उठा तो लॉन्ग भाई को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और एक पल में सुकुमार नाथ ने उसे मुक्का मार दिया। लेकिन जब लॉन्ग भाई ने प्रतिक्रिया दी तो सुकुमार नाथ की शामत आ गई। वह 40-50 साल का आदमी था। वह लॉन्ग भाई का मुकाबला कैसे कर सकता था, जो युवा और मजबूत पुरुषों को मारता था। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि लॉन्ग भाई के पास उसकी मदद करने के लिए कुछ अधीनस्थ थे। इसलिए 1 मिनट से भी कम समय में सुकुमार नाथ को लॉन्ग भाई के 2 अधीनस्थों ने दबा दिया। तुम बूढ़े कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से हमला करने की? देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। लॉन्ग भाई ने कहा, जैसे ही उसने सुकुमार नाथ के पेट पर लगातार 2 मुक्के मारे, जिससे सुकुमार नाथ के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। शीतल तुरंत दौड़कर आए और लॉन्ग भाई को दूर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिता को पीट पीट कर मार डालना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुकुमार नाथ की अचानक कार्रवाई न केवल लॉन्ग भाई और बाकी लोगों के खिलाफ थी, बल्कि उसकी बेटियों के रूप में शीतल को भी उम्मीद नहीं थी कि सुकुमार नाथ इतना अडिग होगा। खुद को बचाने के लिए वह अब अपनी जान भी नहीं चाहता था। जरूर, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन बहन, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। तुम्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। लॉन्ग भाई रुका और शीतल से एक मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। लॉन्ग भाई, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। इसे एक टिश्यू से पोंछ लो। उसके एक अधीनस्थ ने उसे कागज के तौलिए का एक पैकेट दिया और उसे याद दिलाया। ये वह खून नहीं था जो लॉन्ग भाई की नाक से शीतल को देखकर निकला था, बल्कि इसलिए कि उसे सुकुमार नाथ ने पीटा था। लॉन्ग भाई ने टिश्यू लिया और अपनी नाक खोली, जो खून से लथपथ थी। बहन, तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम्हारे पिता पहले से ही इतने बुरे हैं और तुम उन्हें कष्ट सहने देने को तैयार हो। शीतल, तुम उससे वादा नहीं कर सकती। वह सिर्फ एक कमीना है। ये सुनकर कि लॉन्ग भाई उसे शीतल को धमकी देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सुकुमार नाथ को डर था कि शीतल मान जाएगी और तुरंत उसे रोक दिया। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ये देखकर कि सुकुमार नाथ ये बुरा कमीना फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है, लॉन्ग भाई ने अपने हाथ में टिश्यू फेंक दिया और उसे एक और मुक्का मारा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जल्दी करो और अपने आदमियों से मेरे पिताजी को छोड़ने के लिए कहो। ये देखकर कि उसके पिता को फिर से पीटा गया, शीतल इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं था, वह केवल लॉन्ग भाई के अनुरोध को स्वीकार कर सकती थी। खुशी बहुत अचानक आई, लॉन्ग भाई दंग रह गया। शीतल तुरंत मान गई, लेकिन उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? शीतल ने पूछा। तुम कमीनो, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी भाभी ने क्या कहा? जल्दी मेरे ससुर को छोड़ दो। ये पुष्टि करने के बाद कि शीतल ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, लॉन्ग भाई इतना खुश था कि वह लगभग कूद पड़ा। पापा, आप ठीक हैं? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? शीतल ने सुकुमार नाथ को सहारा दिया और चिंता से पूछा। हाँ, शीतल सही है। ससुर जी, चलो अस्पताल जाकर जांच कराएं। लॉन्ग भाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सुकुमार नाथ ने उस जगह को सहलाया जहां उसे लॉन्ग भाई ने पीटा था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। अगर मैं इस कमीने के पीछे चलता तो मुझमें किस तरह की खुशी होती। कौन जानता है, मैं शायद एक दिन सड़क पर ही कट मर जाऊंगा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं। शीतल ने बहुत शांति से कहा। यह सुनकर लॉन्ग भाई तुरंत नाखुश हो गया।
भाईगिरी की दुनिया में सबसे वर्जित बात यह थी कि दूसरों द्वारा सड़कों पर मौत का श्राप दिया जाए। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह शीतल को सम्मान दे रहा था, तो उसने इस बूढ़े साथी को बहुत पहले ही एक मुक्के से मार दिया होता। हालांकि अब जब शीतल उसके पीछे चलने के लिए मान गई थी, तो वह भविष्य में एक परिवार होगी, इसलिए लोंग भाई ने इस पर बहुत ज्यादा हंगामा करने की योजना नहीं बनाई। चूंकि वे परिवार थे, लोंग भाई ने महसूस किया कि सुकुमार नाथ के साथ अपने रिश्ते को आसान बनाना बेहतर होगा। अन्यथा शीतल के लिए उन दोनों के बीच एक इंसान की तरह व्यवहार करना मुश्किल होता। ससुर जी, चिंता मत करो। मैं भविष्य में आपके और शीतल के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो बस मेरे कार्यों को देखें। लेकिन मैं निश्चिंत नहीं हूं। अचानक भीड़ के पीछे से एक आलसी पुरुष की आवाज आए। इस परिचित आवाज को सुनकर शीतल ने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि ध्रुव हाथ में एक बैग लिए गली से इत्मीनान से बाहर निकल रहा है। तुम्हारा बैग कार में है, मैं उसे तुम्हारे लिए यहाँ ले आया। तुम कमीने, तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी? सौभाग्य से तुम आ गए, वरना मैं आज रात मुसीबत में होती। हालांकि शीतल ने सतह पर ध्रुव को डांटा, फिर भी वह ध्रुव के अचानक उसके सामने आने से संतुष्ट थी। शीतल, वह कौन है? शीतल और ध्रुव को बातें करते और हंसते देखकर किनारे खड़ा लोंग भाई खुद को रोक नहीं सका। ओह, माफ करना, मैं उससे तुमसे मिलवाना भूल गई। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार कर लूंगी, वरना। शीतल के बोलने का इंतजार किए बिना लोंग भाई ने अपना मुंह खोला। बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें 30 सेकंड के भीतर यहां से दफा होने की इजाजत है, वरना मैं तुम्हें चलकर आने और लेटकर जाने दूंगा। ओह, तुम कौन हो? मैं उसे नहीं जानता, ध्रुव ने उदासीनता से कहा, जैसे उसने अभी अभी लोंग भाई को देखा हो। बच्चे, तुम किस रास्ते से हो? तुमने मेरे लोंग भाई के बारे में भी नहीं सुना है? अपने ही बॉस को नजरअंदाज होते देख लोंग भाई के अधीनस्थों में से एक कूद पड़ा और ध्रुव की ओर इशारा करते हुए उसे गाली दी। लोंग भाई का लोगों का समूह इस गली का स्थानीय दबंग था। वे कसीनो चलाते थे, वेश्यालय चलाते थे और दूसरों को पैसे उधार देते थे। वे अत्याचारी व्यवहार करने के आदी थे, लेकिन अब जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो उन्हें सम्मान नहीं दे रहा था, लोंग भाई के बोलने से पहले ही उसके अधीनस्थ पहले ही ध्रुव को अपनी वफादारी दिखाने के लिए सबक सिखाने के लिए कूद पड़े थे। लोंग भाई, गुस्सा मत हो, मैं ध्रुव हूं। मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। मुझे भविष्य में आपकी देखभाल पर निर्भर रहना होगा। ध्रुव लोंग भाई के सामने चला गया और उसे देखा, फिर मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हम्फ, कम से कम तुम समझदार तो हो। यह मत कहना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। जब तक तुम शीतल के साथ सभी संबंध तोड़ देते हो, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ध्रुव के चापलूसी वाले चेहरे को देखकर लोंग भाई का चेहरा आत्मसंतुष्ट हो गया और उसने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन ये पकड़ महत्वपूर्ण नहीं थी। उसका भाव तुरंत बदल गया। उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक लोहे के पंजे से जकड़ लिया गया हो। उसके माथे पर ठंडा पसीना तुरंत नीचे बहने लगा। उसका पूरा चेहरा दर्द से विकृत हो गया। लोंग भाई, मुझे लगता है कि आज का मामला शायद थोड़ा गलतफहमी भरा हो। ऐसा कैसे? उन्हें पहले वापस जाने दो, हम एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली और उसने अपनी ताकत फिर से बढ़ा दी। ठीक है, तुम्हारी ही चलेगी। लोंग भाई को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बांह की हड्डियों के टूटने की आवाज सुन सकता है और दर्द से कराह उठा। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और शीतल को घेरे हुए अधीनस्थों को आदेश दिया, उन दोनों को जाने दो। ध्रुव, हालांकि शीतल जानती थी कि ध्रुव बहुत शक्तिशाली था, वरना अनाया ने उसे अपने अंगरक्षक के रूप में नहीं चुना होता, लेकिन लोंग भाई की तरफ बहुत सारे लोग थे और ध्रुव अकेला था। जैसा कि कहावत है, दो मुट्ठियां चार हाथों से नहीं लड़ सकती। उसे थोड़ा डर था कि ध्रुव को नुकसान होगा। मुझे इस मामले को संभालने दो।
लॉन्ग भाई और मैं भाई हैं जो सालों से नहीं मिले हैं। अब चलो एक अच्छी बात करते हैं। ध्रुव हंसा। हालांकि शीतल अभी भी चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि उन दोनों के यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ध्रुव के अनुरोध पर उसने सुकुमार नाथ को सहारा दिया और एक एक कदम करके घर वापस चली गई। शीतल के ऊपर जाकर दरवाजा बंद करने के बाद वह आखिरकार मुस्कुराए और लॉन्ग भाई का हाथ छोड़ दिया। लॉन्ग भाई, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ, तेरी नानी। तुम बदमाश ने लॉन्ग भाई की अच्छी किस्मत को बिगाड़ने की हिम्मत की। तुम बस अधीर होने की हद तक जी रहे हो। भाइयों, जाओ और इस नाक में दम करने वाले बदमाश को अपंग कर दो। पकी हुई बत्तख को उड़ते देख लॉन्ग भाई गुस्से से भर गया। जब वह ध्रुव से हाथ मिला रहा था तो वह गुस्से से दहाड़ा और अपने 6-7 अधीनस्थों को ध्रुव को घेरकर हमला करने का आदेश दिया। ध्रुव ने नाक सिकोड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों से एक किरण निकली। सभी के हमले का सामना करते हुए वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। जमीन पर कदम रखते हुए वह आसमान में उड़ गया और सीधे अपने सामने एक आदमी के सीने पर लात मारी। कड़क तारांकन पसलियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और जिस आदमी को लात मारी गई थी उसने खून की उल्टी की और उसे हवा में उड़ा दिया गया। उसके जमीन पर उतरने का इंतजार किए बिना हवा में मौजूद ध्रुव ने अपनी कमर और पेट से अपनी भयानक ताकत छोड़ी। उसने अपने शरीर को जबरदस्ती घुमाया और एक अतुलनीय रूप से अत्याचारी पैर के झाड़ू से एक और साथी चीखते हुए बाहर उड़ गया। ध्रुव पहाड़ से उतरते एक भयंकर बाघ की तरह था। जब वे दंग रह गए तो लॉन्ग भाई के 6-7 अधीनस्थ पहले से ही जमीन पर लेटे हुए थे, लुढ़क रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनमें से एक भी उठने में सक्षम नहीं था। लॉन्ग भाई, अब जब हमारे सामने कोई नहीं है तो ये हमारे भाइयों के लिए एक अच्छी बात करने का समय है। ध्रुव ने अपने हाथ ताली बजाए, उसके चेहरे पर एक बार फिर एक हानिरहित मुस्कान थी और धीरे धीरे लॉन्ग भाई के सामने चला गया। लॉन्ग भाई पूरी तरह से भयभीत था। जमीन पर लुढ़क रहे अपने अधीनस्थों को देखकर वह इतना डर गया था कि उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वह जानता था कि वह इस बार एक भयंकर व्यक्ति से मिला था और वह सिर्फ एक सामान्य भयंकर व्यक्ति नहीं था। एक कसीनो खोलना, एक वेश्यालय चलाना, पैसे उधार देना और यहाँ तक कि एक आम आदमी की बेटी को चुराना, तुम काफी होनहार हो। क्या तुमने पहले कभी यह कहावत सुनी है? ध्रुव ने लॉन्ग भाई को घूरते हुए पूछा। जब तक तुम पैसे कमाते हो मुझे किसी चोरी की परवाह नहीं है। भाई, तुम किस रास्ते से हो? लॉन्ग भाई डर गया था, लेकिन वह अभी भी इन कुछ सड़कों में गोल्डन ड्रैगन गैंग का एक स्थानीय बॉस था, इसलिए अब डरने का समय नहीं था। वह केवल खुद को संभाल सकता था और ध्रुव के खिलाफ आमने सामने लड़ सकता था। ध्रुव ने अपने कंधे उचकाए। मैं कोई बदमाश नहीं हूं। मैं सिर्फ एक पुराना ड्राइवर हूं। पुराना ड्राइवर? झूठ बोलने के लिए तुम्हें एक अच्छा बहाना खोजना होगा, ठीक है? लॉन्ग भाई को लगा कि ध्रुव उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। किसने कभी इतना भयंकर ड्राइवर देखा था? हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, फिर भी मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। लेकिन बेहतर होगा कि तुम आज मुझे मार डालो, वरना जब तक मेरे लॉन्ग भाई की एक सांस भी बची है तुम बस मरने का इंतजार कर सकते हो। मुझे धमकी दे रहे हो? ध्रुव की आंखें चमक उठी और अचानक लॉन्ग भाई को गर्दन से पकड़ लिया। थोड़ी सी ताकत के साथ 180-50 किलोग्राम के लॉन्ग भाई को वास्तव में उसके एक हाथ से हवा में पकड़ लिया गया था। लॉन्ग भाई को जमीन से ऊपर उठा लिया गया जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल न हो गया और उसके पैर बेतहाशा थिरकने लगे। हालांकि ध्रुव के हाथ लोहे के चिमटे की तरह थे जो उसे हवा में मजबूती से नियंत्रित कर रहे थे। तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने से अलग नहीं है। हालांकि मैं आज रात अच्छे मूड में हूं और मैं किसी को मारना नहीं चाहता। सुनो, अब से तुम्हारे और शीतल के बीच के सभी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो आकर मुझे ध्रुव को ढूंढो। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम हार न मान लो। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम कोशिश कर सकते हो।
ध्रुव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका लहजा शांत था। फिर भी लोंग भाई ऐसा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ध्रुव द्वारा इस तरह घूरने से उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत के साए में घिरा हुआ हो। उसे वास्तव में एक बार नरक के द्वार से गुजरने का एहसास हुआ। ध्रुव, उसने आज ये नाम याद कर लिया। वह भविष्य में इस व्यक्ति को देखकर एक चक्कर लगाता और निश्चित रूप से उसे फिर से नहीं उकसाता। बिना एक शब्द कहे मारना उससे भी क्रूर था जब वह एक गैंगस्टर था। कौन ऐसे भयंकर व्यक्ति को उकसाने का जोखिम उठा सकता है? वह अभी भी कुछ और साल जीना चाहता था, उसके लिए इस मौत के देवता के खिलाफ केवल कुछ लाखों डॉलर के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम लोग गुम क्यों नहीं हो जाते? यह मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को रात के खाने में ले जाऊं। लोंग भाई को खाली जगह पर खड़े देखकर ध्रुव चिल्लाया। ये सुनकर लोंग भाई वध के देवता को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन वह छिपने का जोखिम उठा सकता था। वह तुरंत अपने अधीनस्थों को लेकर चला गया। जब वे रात में गायब हो गए तो ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और सोने के लिए वापस जाने की तैयारी की। तुम बस चले जाओगे? जैसे ही ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया, शीतल ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। ध्रुव अपने रास्ते में रुक गया, मुड़ा और शीतल पर मुस्कुराया। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात तुम्हारे घर रुकूं? शीतल ने अपने होंठ सिकोड़े, ध्रुव को देखा और कुछ नहीं बोली। ध्रुव को उसे देखकर असहज महसूस हुआ। ठीक है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। ओह हाँ, क्या तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? क्या तुम उन्हें अस्पताल भेजना चाहती हो? वह ठीक है। आज रात के लिए धन्यवाद। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, तुम अभी भी मेरी प्रेमिका हो। जब कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव फिर से अनियंत्रित होने लगा। ओह हाँ, भविष्य में वे तुम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं देखेंगे। तुम्हारे पिता को जो पैसा वे उन पर बकाया है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। यह मूल रूप से उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी किया था वह उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मैं कैसा कर रहा हूँ? क्या तुम्हारा उस पर खुद को फेंकने का कोई इरादा है? शीतल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तविक कार्यों का उपयोग ये साबित करने के लिए किया कि वह सही थी। वह ध्रुव के पास गई, उसे कसकर गले लगाया और उसे एक सुगंधित चुंबन देने से पहले फुसफुसाया, अगर तुम तैयार हो तो तुम आज रात मेरे घर पर रह सकते हो। ध्रुव ने अपने हाथ शीतल की कमर पर रखे, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मुझे लुभाओ मत, तुम जानती हो कि मैं प्रलोभनों का सामना करने में असमर्थ हूँ, खासकर तुम्हारी जैसी सुंदरियों का। थोड़ी देर रुकने के बाद ध्रुव ने शीतल के कंधों पर थपथपाकर उसे सांत्वना दी। ठीक है, अब और चिंता की कोई बात नहीं है। वापस जाओ और एक अच्छी नींद लेने के लिए नहाओ। चलो ऐसा करते हैं, मैं भी थक गया हूँ, तो चलो चले। जैसे ही उसने बोला, ध्रुव ने धीरे से शीतल को दूर धकेल दिया और जाने के लिए मुड़ गया। शीतल ने ध्रुव को अपनी आंखों से जाते हुए देखा जब तक कि उसकी आकृति रात में गायब नहीं हो गई, और उसने अपने आप से कहा, ये कमीना, काश वह थोड़ा और गंभीर होता। ये कहते हुए शीतल अचानक हंस पड़ी। अगर यह कमीना गंभीर हो जाता तो क्या वह अभी भी ध्रुव होता? जब ध्रुव विला लौटा तो सुबह के 2 बज चुके थे। उसने दरवाजा खोला और कमरे में गायब होने वाला था जब उसे एहसास हुआ कि हॉल में बत्तियां अभी भी जल रही थीं और टीवी अभी भी चालू था। अनाया सोफे पर सो रही थी। ये दृश्य देखकर ध्रुव के दिल में एक गर्म भावना बह गई। वह कैसे नहीं देख सकता था कि अनाया उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। ध्रुव एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से प्रभावित नहीं होता था, लेकिन अभी वह वास्तव में अनाया के कार्यों से प्रभावित हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर चुपचाप टीवी बंद करने चला गया। अंत में वह अनाया के पास आया और उसे उठाने के लिए नीचे झुका, उसे उसके कमरे में वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था। कौन जानता था कि ध्रुव के उसे उठाने के ठीक बाद अनाया अपनी आंखें खोलकर उसे देखेगी। देर हो रही है। मुझे डर था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तो
मैं बस तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस आराम करने के लिए भेजने वाला था। ध्रुव ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा। मुझे नीचे रखो और मैं खुद वापस चली जाऊंगी, अनाया ने भावहीन होकर कहा, लेकिन ध्रुव भी नहीं देख सका कि वह क्या सोच रही थी। हिलो मत, दूसरों के आराम में खलल मत डालो। जब मैंने तुम्हें उठा ही लिया है तो मुझे तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस ले जाने दो। ये कहने के बाद ध्रुव जल्दी से अनाया को अपनी बाहों में लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया, उसे प्रतिक्रिया करने का स्लाइटेस्ट मौका नहीं दिया। तुम कमीने। ध्रुव द्वारा इतनी कसकर गले लगाए जाने के कारण अनाया के पास संघर्ष करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपनी कोमल मुट्ठी का उपयोग ध्रुव के सीने पर एक सांस लेने के लिए कर सकती थी, लेकिन उसकी ताकत ध्रुव के लिए एक खुजली के अलावा कुछ नहीं थी। तुम अब वापस जा सकते हो। जैसे ही ध्रुव ने अनाया को बिस्तर पर रखा, अनाया ने उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह नहीं हो सकता। पत्नी, क्या हमें पति और पत्नी को एक साथ नहीं सोना चाहिए? ध्रुव अनाया के बिस्तर पर बैठ गया और विरोध किया। दफा हो जाओ, क्या तुमने सुना? अनाया ने ध्रुव को बिस्तर से नीचे धकेल दिया, उसकी ओर इशारा किया और डांटा। क्या मैं बैठकर आराम कर लूं? मैं ही तुम्हें यहाँ ऊपर लाया था। ये बहुत थका देने वाला है, इसलिए मैं कुछ मिनटों के आराम के बाद चला जाऊंगा। ध्रुव बेशर्मी से फिर से बिस्तर पर बैठ गया। तुम नहीं जा रहे हो, है ना? तो मैं जाऊंगी। इसके साथ ही अनाया खड़ी हो गई और जाने वाली थी। ध्रुव ने तुरंत उसका हाथ खींच लिया। ठीक है, तुम जीत गई, मैं अब जा रहा हूं, देर हो रही है, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए, मैं यहां से तुरंत निकल जाऊंगा। इसके साथ ही ध्रुव ने अनाया का हाथ छोड़ दिया और चला गया। ध्रुव की जाती हुई आकृति को देखकर अनाया ने अपने आप से कहा, ये कमीना, आज वह इतनी आसानी से बात क्यों कर रहा है? वह आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। वह मूल रूप से ध्रुव से पूछना चाहती थी कि उसने इतनी शराब पीने के बाद भी गाड़ी क्यों चलाई और उसके परफ्यूम की गंध क्या थी। क्या वह सिर्फ खाने के लिए बाहर नहीं गया था? उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव द्वारा बाधित होने के बाद वह उचित मामलों के बारे में भूल जाएगी और इस कमीने को इस आपदा से बचने देगी। हालांकि ध्रुव पहले ही भाग चुका था और उसके लिए इतनी देर रात में ध्रुव के कमरे में जाकर उसके लिए परेशानी खड़ी करना असंभव था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ध्रुव ठीक हो जाएगा। अनाया के कमरे से बाहर निकलते हुए ध्रुव ने राहत की सांस ली। उसे वास्तव में डर था कि अनाया आज रात जो हुआ उसके बारे में पूछेगी। इसके अलावा वह शीतल के साथ एक सवारी भी करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उसे पुलिस वाली ने पकड़ लिया था और संयोग से पुलिस वाली अनाया को जानती थी। कौन जानता था कि उसने अनाया से क्या कहा था? अगर वह झूठ बोलता और एक पल में अनाया द्वारा उजागर हो जाता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका चेहरा सूज जाता? ध्रुव जो सोचता था कि वह मौत से बच गया है, वह नहीं जानता था कि उससे पहले ही अनाया द्वारा दृढ़ता से दंडित किया जा चुका है। अगर वह जानता तो वह अभी खुश नहीं होता और चैन से सो भी नहीं पाता। युवा मालिक, हमने पहले ही ध्रुव की पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। वह मूल रूप से स्काई ग्रुप का एक सुरक्षा गार्ड था और अगले 2 हफ्तों तक केवल अनाया के लिए एक सहायक होगा। हालांकि वह नाम में एक सहायक है, लेकिन उसका मुख्य काम एक पेशेवर ड्राइवर होना है। आम क्लब के एक निजी कमरे में एक साधारण बूढ़े आदमी ने तरुण को सूचना दी। वह सुरक्षा दल का कप्तान था और पहले से ही 30 वर्षों से तेन ग्रुप में था। हालांकि उसने कहा कि जब तेन ग्रुप की अभी स्थापना हुई थी तो तनाव पहले ही बढ़ गया था और उसे तेन ग्रुप का एक बुजुर्ग माना जा सकता है। वह हमेशा तेन ग्रुप का अध्यक्ष रहा है। यही कारण है कि तरुण के पिता शैलेश नाथ इतने महत्वपूर्ण थे। आमतौर पर तेन ग्रुप का गंदा काम दबाव के माध्यम से किया जाता था। यह मत देखो कि यह बूढ़ा आदमी कितना बूढ़ा था, वह लड़ने में बहुत अच्छा था। वह आंतरिक संप्रदाय का विशेषज्ञ था और सेना से भी था। इन दिनों तरुण के दिन आसान नहीं थे। सबसे पहले उसके 2 अंगरक्षकों को गोल्डन सोसाइटी में अपंग कर दिया गया, फिर उसे नाइट बार में पीटा गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था।
तरुण ने सोचा था कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसका अपना बूढ़ा आदमी उसके लिए खड़ा होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में उसका अपमान करेगा और उसे इस मामले को सुलझाने देगा। तरुण, जिसने 2 बार कष्ट सहा था, ने इस बार अपना सबक सीख लिया था और अब ध्रुव को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसके पास तेन ग्रुप के लोगों को उसकी मदद करने के लिए खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये संसाधनों का उपयोग करने का एक तरीका था, कुछ ऐसा करने के लिए जो सूरज द्वारा नहीं देखा जा सकता था। बेशक उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना था जिस पर वह भरोसा करता था। तेन ग्रुप में खुद को तनाव देने से ज्यादा उपयुक्त कुछ नहीं था। इस वजह से उसके पास ध्रुव की विस्तृत जानकारी उसे रिपोर्ट करने का तनाव था। डेटा से ऐसा लगता है कि यह लड़का एक अनाथ है। वह एक सैनिक था और 1 साल पहले वह एक सुरक्षा गार्ड के रूप में स्काई इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल हुआ। वह मूल रूप से स्काई इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया एक कर्मचारी छात्रावास था। हालांकि वह पहले ही चंदन की लकड़ी के महल विला क्षेत्र में अनाया के साथ रहने के लिए चला गया है। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि यह आवारा अनाया के साथ रह रहा है? तरुण मूल रूप से सोच रहा था कि तनाव रिपोर्ट सुनते समय ध्रुव को मौत के घाट कैसे उतारा जाए, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि ध्रुव और अनाया एक साथ रह रहे थे, वह अब शांत नहीं रह सका। धिक्कार है, इस आवारा को किस तरह की कुत्ते की बकवास किस्मत मिली। वह एक छोटे सुरक्षा गार्ड से अनाया का ड्राइवर और सहायक बन गया और अब वह अनाया के साथ रह रहा था। आमतौर पर अनाया उसके साथ उदासीनता से व्यवहार करती थी। इसे एक अप्रिय तरीके से कहें तो अनाया उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन तरुण ने कभी नहीं सोचा था कि वह ध्रुव ड्राइवर के साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगी। यहां तक सोचकर ध्रुव से छुटकारा पाने का तरुण का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। ध्रुव पहले ही अनाया की उसकी खोज में बाधा डालने वाला बाघ बन गया था। अगर उसने इस अवरुद्ध बाघ को नहीं मारा तो तरुण को लगा कि वह अनाया का पीछा करने में सफल नहीं होगा। तुम ऐसा कह सकते हो। हालांकि अनाया को उसे काम पर आने जाने में आसानी के लिए घर में रहने देना चाहिए था, इसलिए उन दोनों के बीच किसी भी तरह का अंतरंग संबंध नहीं होना चाहिए। यह अज्ञात था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि तरुण के जांचकर्ता पर्याप्त गंभीर नहीं थे, या क्योंकि जीवेश और युवा पीढ़ी के अन्य सदस्यों ने ये खबर नहीं फैलाई थी कि अनाया शाही गेंद पर उनका प्रेमी था। वैसे भी तनाव को अब तक इस बारे में पता नहीं था, वरना उसने ऐसा नहीं कहा होता। यहां तक बोलते बोलते उसने तरुण की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तभी उसने जारी रखा, कुल मिलाकर थोड़ा अच्छा लड़ने के अलावा इस ध्रुव का किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि ध्रुव केवल एक छोटी सी भूमिका है। युवा महानुभाव को उस बिंदु तक खुद को कम करने की आवश्यकता नहीं है जहां वह अपनी पहचान खोने से बच सके। मेरा सुझाव है कि आपको उसके पैर तोड़कर उसे राजनगर से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो हम झांग अंकल की बात मानेंगे। उसके दोनों पैर तोड़ दो, नहीं, उसके 3 पैर तोड़ दो। तुम मुझसे तरुण से एक औरत छीनना चाहते हो, तुम जरूर जीने से थक गए होगे, हम्फ। तरुण ने भयावह रूप से कहा। उसके हाथ हमेशा उसके बगल में 2 खूबसूरत लड़कियों के कपड़ों के अंदर थे। उसके हाथों में ताकत काफी बड़ी थी। दोनों लड़कियां दर्द से कराह उठीं, लेकिन उन्होंने बचने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि एक आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। वह लड़ने की हिम्मत करता है और अगर वह लड़ने की हिम्मत करता है तो उसे लड़ने वाला माना जा सकता है। वह छोटे गिरोहों का मालिक है जिसका उपनाम लौंड भाई है और उसके अधीन 100 से अधिक लोग हैं। इस ध्रुव से निपटने के लिए ये काफी है। हमें ये खुद करने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को मारने के लिए एक चाकू उधार लेने की जरूरत है। मैं किसी को उसे यह करने के लिए खोजने के लिए अभी कहूंगा और सबसे बुरी स्थिति में हम उसे बस कुछ पैसे दे सकते हैं। समय कल रात के लिए निर्धारित है। झांग अंकल ने अपना सिर झुकाकर कहा। ठीक है, मैं भी कल वहां जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बदमाश के अंतकोश को टुकड़ों में कुचलना चाहता हूं। तरुण ने अपने दांत भींचे, ये सोचकर कि उसने अपने दुश्मन को एक हिजड़ा बना दिया था। उसका खून उबलने लगा।
ये सुनकर कि तरुण इसे खुद करने जा रहा है, झांग अंकल ने तुरंत सलाह दी, युवा मालिक, बेहतर है कि आप न जाएं। बेहतर है कि वे इस मामले को खुद संभालें। अगर युवा मालिक मौके पर दिखाई दिया और कुछ अप्रत्याशित हो गया, तो उसके लिए इस मामले से बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं कल मास्टर के पास लौटना चाहता हूं। भले ही आपके साथ कुछ हो जाए, मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल होगा। झांग अंकल, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। आपके साथ क्या हो सकता है? ध्रुव सिर्फ एक बदबूदार सैनिक है, वह बस थोड़ा लड़ सकता है। आपने जिस लॉन्ग भाई का उल्लेख किया है, उसके पास 100 से अधिक लोग हैं। भले ही ध्रुव उनसे लड़ सकता है, वह संभवतः उन 100 में से सभी को नहीं मार सकता, है ना? तरुण ने अस्वीकृति से कहा। झांग अंकल ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि तरुण की बातें उचित थीं। हालांकि उसने ध्रुव को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100 के खिलाफ जीत सकता है, और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। इसके अलावा, अगर 3 ग्रुप को जल्द या बाद में तरुण को सौंप दिया जाता, तो वह बूढ़ा हो जाता, लेकिन उसके परिवार के बेटे और पोते को अभी भी जीवित रहने के लिए मेहरा परिवार पर निर्भर रहना पड़ता। यहाँ इसके बारे में सोचते हुए झांग अंकल ने महसूस किया कि तरुण क्राउन प्रिंस को नाखुश करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। धिक्कार है, अगर मैं उस आवारा ध्रुव को अनाया के सामने अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूं, तो यह और भी बेहतर होगा। उसे इस युवा मालिक की शक्ति देखने दो, वरना वह हमेशा खुद को नीचा देखेगी। जैसे ही उसने अनाया के खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचा, तरुण को एक बुरी आग उठती हुई महसूस हुई। ये तुरंत उसके पास एक लड़की के ऊपर पलट गया और वे दोनों जमीन पर लुढ़कने लगे। ध्रुव नहीं जानता था कि तरुण खुद को एक हिजड़ा बनाने के बारे में सोच रहा था। वह अभी काम पर गाड़ी चला रहा था और अनाया पिछली पंक्ति में बैठी थी, कुछ दस्तावेज पढ़ रही थी। पत्नी, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कार के अंदर बहुत शांति थी, जिससे ध्रुव थोड़ा असहज हो गया और उसने अनाया के साथ बातचीत करने के लिए एक विषय खोजना शुरू कर दिया। अपनी कार अच्छी तरह से चलाओ। क्या तुम नहीं जानते कि गाड़ी चलाते समय तुम विचलित नहीं हो सकते? अनाया ने दस्तावेज को देखा, फिर अपना सिर उठाकर जवाब दिया। हे मेरी पत्नी, क्या तुम अभी भी मेरे कौशल के बारे में चिंतित हो? क्या तुम नहीं देखती कि मैं कौन हूं? मैं घाट का राजा हूं, तो तुम निश्चिंत हो सकती हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ध्रुव ने गर्व से कहा। यह देखा जा सकता था कि वह अपने ड्राइविंग कौशल में बेहद आश्वस्त था। ओह, क्या इसलिए तुम कल रात नशे में थे? यह चेहरे पर एक तमाचा था और यह चेहरे पर एक तत्काल तमाचा था। शुरू में हम एक विकल्प खोजना चाहते थे, लेकिन जब हम बाहर आए, तो हम उस बेवकूफ चंदन से मिले। उसने मुझसे परेशानी खोजने पर जोर दिया, इसलिए मेरे पास गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ध्रुव ने शर्मिंदगी से समझाया, वैसे मैं बहुत गुस्से में हूं। पत्नी, क्या तुम उस पुलिस वाली को जानती हो? एक महिला के रूप में जो आधी रात में नहीं सोई, जब वह गश्त पर निकली, तो ये किस तरह के शब्द थे? इसके अलावा कानून लागू करते समय उसका रवैया बेहद खराब था। ऐसा लगता है कि हर कोई उस पर कई मिलियन युआन का बकाया है। ध्रुव के गुस्से वाले रूप को देखकर अनाया हंसे बिना नहीं रह सकी। इस तरह की बात वास्तव में असामान्य थी। तुम इतने गुस्से में हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कल रात जिया की वजह से नुकसान हुआ हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे नुकसान होगा। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह एक महिला है, तो मैंने उसे पहले ही एक व्यक्ति बनना सिखा दिया होता। ध्रुव ने उदासीनता से कहा। सच कहूं तो ध्रुव को कल रात वास्तव में नुकसान हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। उसे नुकसान नहीं हुआ। मुझे याद है कि कल रात किसी ने मुझे मदद के लिए बुलाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह असली न हो और मैं सपना देख रही हूं? अनाया ने अपना सिर हिलाया और अपने आप से कहा, पत्नी, उस जिया लड़के का तुमसे क्या रिश्ता है? ऐसा लगता है कि तुम दोनों का बहुत करीबी रिश्ता है। ऐसी शर्मनाक बात। ध्रुव बेशक इसे बार बार नहीं उठाता। उसने निर्णायक रूप से विषय बदल दिया। वह हाई स्कूल में मेरी एक अच्छी दोस्त थी।
तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उसके साथ परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? उसके साथ परेशानी खोजो, भूल जाओ। अगर वह मेरे साथ परेशानी नहीं खोजती है तो मैं अमिताभ बन जाऊंगा। अगर मैं उसे दंडित करना जारी रखता हूं तो मुझे कौन उकसा पाएगा? ओह हाँ, उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अपनी बातों से इनकार किया। भले ही उसकी जिया के लिए परेशानी खड़ी करने की योजना थी, लेकिन वह इसे उसके सामने जोर से नहीं कहता। मुझे उम्मीद है कि तुम भी यही सोच रहे हो। यह मत कहना कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिया वह है जिसने राष्ट्रीय सांडा प्रतियोगिता जीती है। ये कहते हुए अनाया ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तुम क्यों जानना चाहते हो कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? क्या तुम उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हो? पत्नी, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और महिला पसंद नहीं है। तुम्हारी तुलना में वे सभी साधारण महिलाएं हैं। तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा स्वर्ग देख सकता है। जैसे ही ध्रुव ने अपनी शिकायतें चिल्लाईं, उसने अनाया की चापलूसी करना जारी रखा। मुझे लगता है कि जिया नाम की महिला का निश्चित रूप से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वरना उसका स्वभाव इतना खराब नहीं होता। लेकिन फिर उसके हिंसक स्वभाव के साथ उसे कौन सहन कर सकता है? ध्रुव को जिया का विश्लेषण करते देख जैसे कि उसके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था और उसकी बातें और भी अपमानजनक हो रही थीं, अनाया और नहीं रोक सकी। बस क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों के पीछे उसकी बुराई करना एक तरह की अनैतिक कार्रवाई है? बात करने वाले ध्रुव ने अनाया द्वारा बाधित होने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और कहा, पत्नी तुम सही हो, ये वास्तव में एक अनैतिक कार्य है। हालांकि मैं ये शब्द केवल तुम्हारे सामने कहूंगा। मैं दूसरों को ये शब्द नहीं बताऊंगा। जब तुम मेरी पत्नी हो तो बेशक मैं तुम पर भरोसा करूंगा। ध्रुव को गंभीरता से यह कहते हुए सुनकर कि वह उस पर भरोसा करता है, अनाया नहीं जानती थी कि हंसे या रोए। वह इस कमीने की परवाह करने के लिए परेशान भी नहीं हो सकती थी। कंपनी पहुंचने के बाद ध्रुव अनाया को परेशान करने के लिए सीईओ के कार्यालय में नहीं गया। इसके बजाय वह टहलने के लिए सुरक्षा विभाग में गया। अरे नेता यहाँ है, जल्दी से लाइन में लग जाओ और हमारे काम का निरीक्षण करने के लिए हमारे सुरक्षा विभाग में सहायक ध्रुव का गर्मजोशी से स्वागत करो। जैसे ही ध्रुव सुरक्षा कार्यालय में चला गया, जिन लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध थे उन्होंने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। बेशक ये केवल इसलिए था क्योंकि सुरक्षा विभाग का प्रमुख जतिन यहाँ नहीं था। उन्होंने इतनी ढिठाई करने की हिम्मत की, वरना उन्होंने कभी भी ऐसा मजाक नहीं किया होता। पुराना जतिन सही है, तुम सब स्थिर रहो। तुम सब क्या कह रहे हो? ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया। उसने उन पर अपनी नजर घुमाई और बहुत गंभीरता से कहा, खासकर पुराना जतिन, उसकी पैंट की जिप भी ठीक से नहीं लगाई गई थी, तो वह कल रात अपने बाल कटवाने कहाँ गया था? हमारे भाइयों के बाल भी लंबे हो गए। उन्होंने हमें अपने बाल कटवाने के लिए भी नहीं बुलाया, बल्कि चुपके से खुद चले गए। भाइयों, हमें बताओ कि हमें उसे कैसे दंडित करना चाहिए। मैं इस मामले पर तुम लोगों की बात सुनूंगा। पुराने जतिन को हमें शराब और खाना खिलाने के लिए कहो। मैं सहमत हूँ। मैं दूसरा हूँ। जोड़ 1। बस कुछ शब्दों के साथ ध्रुव ने उसके और उनमें से कुछ के बीच की दूरी को हटा दिया था। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी पहले की तरह चंचल था। इन सहयोगियों को पता था कि हालांकि ध्रुव को एक अधिकारी बनने के लिए पदोन्नत किया गया था, वह अभी भी वही ध्रुव था जो अतीत में उनके साथ पीता था और डींगे मारता था। अब जब उसके दिल का बोझ उतर गया था, तो कार्यालय में माहौल और भी जीवंत हो गया क्योंकि हर कोई अपनी राय व्यक्त करने लगा। पुराने जतिन का चेहरा कड़वा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव, ये कमीना, पदोन्नत होने के बाद अमीर हो जाएगा। हालांकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटा जा सके। उसने तुरंत एक समाधान सोचा। खांसी खांसी खांसी, भाइयों, एक पल के लिए मेरी बात सुनो। तुम्हारा निशाना मैं नहीं, बल्कि ध्रुव है। अभी हमें ध्रुव को खुद को समझाने देना चाहिए, वह सीईओ के साथ रिश्ते में कैसे आया।
यह मत कहना कि तुम लोग ध्रुव और सीईओ के बीच के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हो। जब पुराने जतिन ने ये कहा तो सभी को पता चला कि क्या हो रहा है। पुराना जतिन अक्सर उनके साथ होता था और वे उसे कभी भी ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन ध्रुव अलग था। वह अब राष्ट्रपति का सहायक और ड्राइवर था। अगर वे उसके साथ पीना और डींगे मारना चाहते थे तो यह इस पर निर्भर करता था कि उसके पास समय था या नहीं। पुराना जतिन सही है, ध्रुव, जल्दी करो और मदद के लिए बुलाओ। हमारी कंपनी की खूबसूरत सीईओ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने पदभार संभालते ही तुम्हें अपने सहायक के रूप में क्यों स्थानांतरित कर दिया? क्या तुम्हारे और खूबसूरत सीईओ के बीच कोई राज है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खूबसूरत सीईओ के लिए विशेष पुरुष बन गए हो? अचानक इस लोगों के समूह ने अपनी बंदूकें ध्रुव पर तान दी। उनमें से अधिकांश के पास एक गॉसिपी दिल था और एक आम लड़के की जबरदस्त कामयाबी की किंवदंती उनके ठीक बगल में थी।